हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय जाट एमजीसीआई के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आईएमपी क्वेश्चन सीरीज में आज हम कुछ और नए टॉपिक्स और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल हमने कुछ टॉपिक देखे हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखे हैं जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, और आज फिर हम कुछ नए टॉपिक्स लेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है और उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम आज देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक। डेयरी से रिलेटेड हमारी चीजें चल रही थी, ठीक है, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम देख रहे हैं दूध दोहन की विधि। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हर साल एक न एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। हर साल पीएटी में हर साल इससे एक क्वेश्चन आता ही। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन इसमें अगर देखें तो गो दोहन की सर्वोत्तम विधि है। ठीक है, तो गो दोहन की सर्वोत्तम विधि फुल हैंड। गो दोहन की सर्वोत्तम विधि है फुल हैंड। ठीक है, या जिसको हम बोले मुट्ठी विधि। जैसे मुट्ठी को अगर देखें तो इंग्लिश में बोला जाता है फिस्टिंग। ठीक है, और इसी को हमने बोला है फुल हैंड। तो सर्वोत्तम विधि या बेस्ट मेथड ऑफ मिल्किंग इज फुल हैंड मिल्किंग। बाय हैंड अगर हम बात करें तो हमने 3 मेथड्स देखी हैं हाथों द्वारा दूध निकालने की। एक हमने देखी है पूर्ण हस्त, या इसी को हमने बोला है फुल हैंड, या इसी को बोला है मुट्ठी विधि या फिर फिस्टिंग। सेकंड हमने देखी है अंगूठा विधि, या जिसको हमने इंग्लिश में बोला है नकलिंग। और थर्ड है चुटकी विधि, या इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्ट्रिपिंग। ये 3 मेथड हमने बाय हैंड देखी। इन तीनों में देखें तो ये बेस्ट मेथड है। ठीक है, ये अगर देखें तो सबसे खराब मेथड है, सबसे खराब। और चुटकी या स्ट्रिपिंग अगर देखें तो ये 2 कंडीशन में अच्छी है। एक तो स्मॉल टीथ से एनिमल, मतलब छोटे थन, और दूसरा है लास्ट मिल्क, या जिसको हमने बोला है स्ट्रिप मिल्क। या फिर अंतिम दूध। ठीक है, तो बेस्ट है पूर्ण हस्त या फुल हैंड मिल्किंग, सबसे खराब अंगूठा या नकलिंग, छोटे थनों के लिए चुटकी, लास्ट मिल्क या स्ट्रिप मिल्क के लिए भी चुटकी। यहां पर पूछा है सर्वोत्तम बेस्ट मेथड, तो इसका आंसर आएगा फुल हैंड या मुट्ठी। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध दोहने वाले यंत्र के सफलतापूर्वक उपयोग के लिए आवश्यक कारक है। ठीक, अब इसमें आंसर है सफाई। अगर हम देखें तो इसमें बात दूध धोने वाला यंत्र, दूध धोने वाला यंत्र मतलब मिल्किंग मशीन, मिल्किंग मशीन या दूध धोने वाली मशीन। ठीक है, अब वो पूछ रहा है इसके सफलतापूर्वक उपयोग के लिए आवश्यक कारक है। ऑन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इन द सक्सेसफुल यूज ऑफ मिल्किंग मशीन। ठीक है, अब ऑप्शन दिया अतिरिक्त कल पुर्जे का प्रयोग करना, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं। ठीक है, गाय को इसकी आदत होना हो जाएगी, अंगूठे की आदत हो गई उसको तो इसकी तो हो ही जाएगी। ठीक है, सफाई रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, सफाई रखना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि वो जो मशीन है उसको बाहर से साफ करना आसान है पर अंदर से साफ रखना इतना आसान नहीं, और इसीलिए वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड अगर मशीन गंदी रही तो उससे मिल्क के अंदर बैक्टीरियल काउंट या जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, मतलब दूध कैसा मिलेगा हमको? गंदा मिलेगा, और इसीलिए ये जो सफाई रखना है ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, कीपिंग इट क्लीन। ठीक, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विधि से उत्पादित दूध अधिक स्वच्छ होता है? ठीक है, तो इसका आंसर अगर हम देखें तो इसका आंसर आएगा मशीन से दोहन। ठीक है, यह है सबसे ज्यादा स्वच्छ रखने वाली चीज। अगर हमने हाथों से निकाला तो हाथों से हम खुले बर्तन में दूध निकालते हैं और उस कंडीशन में मिल्क गंदा होना तय है। लेकिन मशीन की अगर बात करें तो मशीन सारी की सारी पैक है, ऊपर से नीचे तक पूरी पैक है, और इसीलिए उसमें गंदगी ज्यादा नहीं जाएगी। और इसीलिए भैया अगर हमको दूध स्वच्छ चाहिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा दूध हमको स्वच्छ मिले, उस कंडीशन के लिए हमको मशीन से दूध निकालना चाहिए,
तभी हमको दूध अधिक स्वच्छ मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो अभी हमने मशीन से 2 क्वेश्चन देखे। इसका मतलब कि पिछले कुछ सालों से इस मशीन से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, तो इसलिए इस मशीन से रिलेटेड हमको अधिकतर चीजें दिमाग के अंदर रखनी। मशीन के पार्ट्स, जो उसके भाग है वो भी, ठीक है, उसके अंदर कितना जो है हम प्रेशर रखते हैं, दबाव रखते हैं, कितना उसके अंदर पल्सेशन या धड़कन रखते हैं, उससे कितने पशुओं का दोहन हो सकता है। तो हमने कहा है कि अगर मान लो अलग अलग टाइप की मशीन है, एक सिंगल यूनिट थी, एकल यूनिट, इससे हमने कहा एवरेज मान लो 15, ठीक है, डबल अगर हो गई तो ये हो जाएगा 30, ट्रिपल अगर ये हो गई तो फिर ये हो जाएगा 45। मतलब हम क्या कर रहे हैं, 15 प्लस कर रहे हैं, 15 हम प्लस कर रहे हैं। ठीक है, तो जितनी यूनिट हो उतनी यूनिट में हम 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लो 4 यूनिट होगी तो मल्टीप्लाई बाय 15, 60 एनिमल्स का मिल्किंग हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे हमको मशीन से रिलेटेड हर एक चीज का अच्छे से पता होना चाहिए। हो सकता है कि आगे भी हुआ है इसी ट्रेंड पे चल के मशीन के ऊपर क्वेश्चंस पूछे, क्योंकि ये पिछले कुछ सालों से कंटिन्यू क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है पाश्चुरीकरण या पाश्चुराइजेशन। ठीक, ये अगर टॉपिक देखें तो इसके ऊपर भी पिछले कुछ सालों से कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक, अब जैसे इससे पहले वाला जो टॉपिक था जिसमें हमने मिल्किंग मशीन की बात की थी, ठीक है, उसमें अगर देखें तो 2 चीजें उन्होंने 2 सालों में पूछी। पहले में उसकी सफाई से रिलेटेड और दूसरे में स्वच्छ दूध या क्लीन मिल्क। ठीक है, ये दो चीजें उन्होंने मिल्किंग मशीन के अंदर पूछी है। पाश्चुरीकरण या पाश्चुराइजेशन का क्या मतलब है, दूध को गर्म करना, हीटिंग करना है मिल्किंग। हीटिंग क्यों करेंगे, ताकि उसके अंदर बैक्टीरियल काउंट कम हो जाए या जीवाणु की संख्या कम हो जाए या जीवाणु खत्म हो जाए। इसका मतलब कि अभी फिलहाल में अभी जो कुछ सालों की बात करें तो उसके दिमाग में जो चीज है वो एक ही चीज है कि जो दूध है वो मिलना चाहिए क्लीन। दूध कैसा मिलना चाहिए, क्लीन, साफ सुथरा होना चाहिए, उसके अंदर बैक्टीरिया, जीवाणु या गंदगी कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखना, अभी जो उसका एक देखें बेस, तो बेस उसका है साफ सुथरा दूध। ठीक, तो इसीलिए पाश्चुरीकरण के ऊपर भी वो कुछ सालों से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन से जीवाणु दूध के पाश्चुरीकरण द्वारा मारे जाते हैं। ठीक है, तो पहला वनस्पति जीव, वेजिटेटिव जो भी ऑर्गेनिज्म है, रोगजनक जीवाणु, ठीक है, बीमारी फैलाने वाले, मीजोफिलिक जीवाणु, ठीक है, जो कि 20 to 40 के बीच में जिंदा रहते हैं। ठीक है, तो अगर हम दूध को गर्म कर रहे हैं, उसका पाश्चुराइजेशन कर रहे हैं, तो हमारा पर्पस है कि दूध में उपस्थित सारे के सारे जीवाणु हमको मारना है। ठीक है, अगर हमने हीटिंग की तो उससे सारे के सारे मरेंगे ही। तो पाश्चुराइजेशन का पर्पस क्या है, ऑल ऑफ दिस, मतलब सारे के सारे बैक्टीरिया, सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि दूध के अंदर प्रेजेंट है, उन सबको डिस्ट्रॉय करना है, उन सबको खत्म करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पाश्चुरीकरण के द्वारा दूध हो जाता है, ये भी क्वेश्चन पिछले कुछ सालों में पूछा गया है। पतला हो जाता है, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, जीवाणु रहित हो जाता है, ये तो है, पाश्चुरीकरण किए इसलिए। शक्तिवर्धक, ऐसा कुछ नहीं है कि गर्म करने से उसकी शक्ति इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो भैया इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है, जीवाणु रहित करना, और इसीलिए आंसर आएगा जीवाणु रहित। ठीक है, तीसरा देखें, यूएसटी का तापमान कितना होता है। ठीक है, तो यूएसटी का अगर फुल फॉर्म हम देखें तो ये है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। मतलब इसमें भी क्या हो रहा है, मिल्क की हीटिंग हो रही है, मिल्क को गर्म किया जा रहा है। ठीक है, और इसके अंदर अगर हम टेम्परेचर देखें तो 135 to 150 डिग्री सेल्सियस हम रखते हैं। ठीक है, और इसका भी पर्पस सेम है, कोई काम कर रहे हैं जो पहले किया था कि हमको बैक्टीरिया को खत्म करना है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी है जो कि हाई टेम्परेचर पर भी सरवाइव कर जाते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए हम यूज करते हैं यूएचटी का। ठीक है, तो ये भी अगर देखें तो सेम वही है कि इससे भी हमको मिल्क कैसा हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, यानी जो बोले बैक्टीरिया रहित हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है।
तो इसका आंसर अगर देखें तो आंसर आएगा 135। ठीक, फिर नेक्स्ट देखें, सामान्य दूध में काई कोशिका सोमेटिक सेल काउंट प्रति मिलीलीटर निम्न होना चाहिए। द सोमेटिक सेल काउंट पर ml इन नॉर्मल मिल्क शुड बी। ठीक है, सोमेटिक सेल काउंट अगर देखें तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है ACC पर ml, ACC पर ml। और ये अगर देखें तो नॉर्मल मिल्क में 1 लाख होना चाहिए। कितना रहना चाहिए? 1 लाख। ठीक है, अगर सोमेटिक सेल काउंट 1 लाख से ऊपर गया तो फिर ये दूध जो है ये है मेस्टाइटिस होने के चांस इसमें बढ़ जाएंगे, मतलब मेस्टाइटिस सस्पेक्टेड हो जाएगा। मेस्टाइटिस मतलब थनैला रोग। अगर इससे ऊपर है इसका मतलब कि हाँ इसको थनैला रोग हो गया है शायद या होने वाला है। ठीक है, ये डाउट दिमाग में आ जाएगा। कब? जब 1 लाख से ऊपर। ठीक है, अगर मान लो ये 2 लाख से ऊपर गया तो फिर ऑलमोस्ट कंफर्म, लगभग कंफर्म हो गया है कि हाँ उसको मेस्टाइटिस या थनैला रोग ही है। ठीक है, अगर मान लो ये 3 लाख से ऊपर चला गया तो फिर है कंफर्म है कि उसको मेस्टाइटिस है ही। ठीक है, तो सोमेटिक सेल काउंट अगर देखें तो कितना होना चाहिए? अप टू 1 लाख। अप टू 1 लाख, 1 लाख तक अगर है तो फिर मिल्क अगर देखें तो वो भी कैसा है? प्योर मिल्क है, सॉरी क्लीन मिल्क है। प्योर अलग चीज है, क्लीन अलग चीज है, इस चीज का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्योर अलग क्लीन अलग। प्योर मतलब कि जैसा उसका कंपोजिशन है वैसा का वैसा, न कोई चीज उससे निकाली गई है न कोई चीज उसके अंदर मिक्स की गई, उसको बोला जाता है प्योर। ठीक है, क्लीन मिल्क का मतलब उसमें किसी टाइप की कोई भी गंदगी नहीं। तो बैक्टीरियल काउंट अगर इससे ज्यादा हुआ मतलब उसमें कुछ न कुछ गंदगी है। ठीक, तो सोमेटिक सेल काउंट अगर देखें तो ये होना चाहिए अप टू 1 लाख। तो ये भी अगर देखें तो किससे रिलेटेड हो गया? हेल्थ से रिलेटेड है या क्लीन मिल्क से रिलेटेड है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन अभी कुछ सालों से मिल्क की जो हेल्थ है या हमारी जो हेल्थ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलें। इसका आंसर है 1 लाख। अब नेक्स्ट है स्वच्छ दूध उत्पादन के सिद्धांत। ये एक हमारा टॉपिक है, वैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने कुछ देख लिए। ठीक है, पर इससे अब आगे भी देख लेते हैं। इसमें मेनली जो है जो यूटेंसिल्स है, जो बर्तन है दोहन के, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आए। पर बाकी इसमें जितने भी इसके 5 प्रिंसिपल्स थे उनमें से 4 में से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि गायों के दोहन के समय कौन सा कथन गलत है। हमको पता है कि जब हम मिल्किंग करते हैं या जब हम दूध निकालते हैं तो हमको 4 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो पशु का, ठीक है, एक पशुशाला का, एक ग्वाले का और एक बर्तन का। इन 4 चीजों का हमको ध्यान रखना है। ये 4 चीजें हमको दिमाग में रखना है कि अगर ये 4 चीजें साफ रही तो हमको दूध कैसा मिलेगा? क्लीन मिलेगा। ठीक है, इसमें हमने जो पशु है उससे रिलेटेड चीजें देखी थी और उससे रिलेटेड में हमने देखा था कि इसको हमको भोजन और खुरेरा, फीडिंग एंड ग्रूमिंग, ये दोनों के दोनों दोहन के 1 घंटे पहले करना है। कब करना है? दोहन के 1 घंटे पहले। दोहन के समय हमको उसको न तो खिलाना है, नहीं ही उसका खुरेरा या ग्रूमिंग करना है। इससे रिलेटेड भी हमारी बातचीत हुई है। ठीक है, कि दोहन के समय ये भी कोई उल्टे काम ना करे, हाथों को बढ़िया साफ रखे। ठीक है, धूम्रपान या तंबाकू चबाने का काम ना करे। ठीक है, इससे रिलेटेड भी हमने देखा है कि साफ सुथरी होना चाहिए। इसमें हमने कहा है कि नालियों को प्रति सप्ताह और फर्श को प्रतिदिन हमको रोगाणु रहित करना है, डिसइंफेक्टेड करना है। ठीक है, इससे रिलेटेड भी हमने देखा है कि बर्तन जो है वो हमेशा दोहन के लिए डोम शेप होना चाहिए। डोम शेप मतलब गुंबदाकार बर्तन का उपयोग हमको करना चाहिए। गुंबदाकार मतलब जिसका मुंह सकरा और गोल हो, ऐसे बर्तनों का उपयोग हमको करना चाहिए। और साथ में ये बर्तन अगर स्टेनलेस स्टील के हैं तो सोने पे सुहागा। बाकी मिट्टी के बर्तन में हमको दोहन नहीं करना चाहिए। ठीक, तो ये चारों से रिलेटेड कुछ चीजें हमने देखी थी स्वच्छ दूध उत्पादन के अंदर। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है गायों को दोहन के समय कौन सा कथन गलत है। कि जब गाय को दोह रहे हैं तब क्या गलत है?
दुग्धशाला का सूखा और साफ होना, ये तो सही बात है, गलत बात है ही नहीं। गायों का शरीर साफ होना, ये भी अच्छी बात है, ये बॉडी तो क्लीन होना चाहिए ना। दूधिया के सिर पर टोपी होना, ये भी हमने देखा था कि भैया ये जो ग्वाला है ये हमेशा सिर पर टोपी रखे और शरीर पर सफेद कपड़े, ठीक है, तो ये भी सही बात है। गायों को सूखा चारा देना, ये गलत बात। कभी भी दोहन के समय हमको गायों को चारा नहीं देना है, खाना नहीं खिलाना, ये काम हमने कहा 1 घंटे पहले करना है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम देखें तो क्या आएगा, गायों को सूखा चारा देना, ठीक है, ड्राई रफेज टू काउ। ठीक, फिर चले नेक्स्ट। दूध के डिब्बे आमतौर पर निर्मित होते हैं। चलो, अब दूध के डिब्बे अगर देखें तो बेस्ट अगर देखें तो स्टेनलेस स्टील है, सेकंड पोजीशन पर एल्यूमिनियम है, ठीक है, साथ में टीन का भी यूज होता है, साथ में क्रोमियम का भी यूज होता है। क्लियर है, ये दोनों सेपरेट भी चलते हैं और इनके साथ में इनका कॉम्बिनेशन भी चलता है। मतलब स्टेनलेस स्टील प्लस एल्यूमिनियम भी होता है, ठीक है, स्टेनलेस स्टील प्लस क्रोमियम भी होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम प्लस टीन भी होता है। ऐसे इनके कॉम्बिनेशन आपस में चलते हैं। ठीक, जो साथ में जो मेन है उसके अलावा जो भी है वो चाहे क्या चीज हो गई, वो हो गई एक तरह से मिश्र धातु या जिसको बोला जाता है अलॉय। ठीक, तो अगर हम देखें तो लोहा और मिश्र धातु, तो लोहे के बर्तन का यूज हम नहीं करते। निकिल और मिश्र धातु, तो निकिल का भी यूज नहीं है, हमने देख लिया। ठीक है, एल्यूमिनियम और मिश्र धातु ये हो सकता है, क्रोमियम और मिश्र धातु ये नहीं है। क्रोमियम और मिश्र धातु का यूज नहीं है, क्रोमियम का यूज है किनके साथ में, इनके साथ में, ठीक है, किसी और धातु के साथ में नहीं। ठीक, तो इसलिए इसका बेस्ट आंसर अगर देखें तो क्या होगा, एल्यूमिनियम एवं मिश्र धातु। ये भी आंसर हो सकता है क्योंकि उसका यूज हमने किया है, लेकिन दोनों में से अगर एक को चुनना है तो किसको चुनेंगे हम, एल्यूमिनियम एवं मिश्र धातु। ठीक, तो इसका आंसर अगर देखें तो वह आएगा एल्यूमिनियम और मिश्र धातु या एल्यूमिनियम एंड अलॉय। ठीक, चलो आगे चले। दूध को प्रभावित करने वाले कारक, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से भी हर साल एक न एक क्वेश्चन आता ही है। मैं हर बार बोलता हूं, आज और बोल रहा हूं, ठीक है। ये ऐसे टॉपिक हैं जिनमें से पिछले 15 सालों में 14 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। ये ऐसा टॉपिक, ठीक, हर साल इसमें से क्वेश्चन आता ही है। ठीक, आप क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे, किस टाइप के या किस चीज में से ज्यादा आते हैं। तो सबसे पहला, थन से प्राप्त दूध के किस भाग में वसा सर्वाधिक है, विच पोर्शन ऑफ मिल्क कंटेनिंग हाईएस्ट परसेंट ऑफ मिल्क फैट। ठीक, अब इसमें जो उन्होंने बोला है वो बोला है थन से प्राप्त दूध के किस भाग में। तो थन से हम 3 प्रकार के दूध प्राप्त करते हैं। एक तो हम लेते हैं फोर मिल्क, एक लेते हैं मिडिल मिल्क और एक लेते हैं हम स्ट्रिप मिल्क, या जिसको हमने बोला लास्ट मिल्क। ठीक, इसकी हमने खासियत देखी थी कि इसके अंदर जीवाणु या बैक्टीरिया सबसे ज्यादा है और इसकी खासियत देखी थी कि इसके अंदर फैट सबसे ज्यादा है। यह हमको शुरुआत में मिलता है जब हम दूध निकालना शुरू करते हैं, तब जो मिल्क हमारे सामने आया पहली बार वो है फोर मिल्क, और धीरे धीरे निकालते निकालते लास्ट में पहुंच गया, तब हमको मिलेगा स्ट्रिप मिल्क या लास्ट मिल्क। ठीक, तो शुरू जैसे ही करते हैं उस समय मिल्क में बैक्टीरिया ज्यादा है। क्यों है, तो सिंपल सी बात है, ये थन है मान, ठीक है, ये इसकी स्ट्रिप केनाल है, यहां से हम दूध निकालते हैं। ठीक, तो यहां से बैक्टीरिया इंटर कर जाते हैं, अंदर कौन चले जाएंगे, बैक्टीरिया। ठीक है, इसके अंदर देखें तो यहां दूध भरा हुआ है, मान लो ये यहां से दूध आएगा। ठीक है, तो जब दूध आएगा तो उसके अंदर ये बैक्टीरिया मिक्स हो जाएंगे। तो जो सबसे पहले दूध आएगा उसमें बैक्टीरिया ज्यादा मिक्स रहेंगे, जो बाद में दूध आएगा उसके अंदर बैक्टीरिया कम मिक्स रहेंगे। तो इसलिए जो शुरू का दूध है उसको फोर मिल्क बोला है और उसके अंदर बैक्टीरियल काउंट सबसे ज्यादा होगा। ठीक, तो इसीलिए इसका आंसर अगर देखें तो थन से प्राप्त किस भाग में वसा ज्यादा, तो वसा हमने देखा लास्ट वाले पोर्शन में ज्यादा है। ठीक है, तो इसका आंसर अगर देखें तो अंत में प्राप्त दूध इन स्ट्रिप मिल्क। ठीक, ये क्वेश्चन भी आया है। इसके अगला वाला जो क्वेश्चन है वो इससे पहले वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, दूध की पहली दुहान को बचे हुए दूध में नहीं मिलाना चाहिए। ठीक, तो अभी हमारी डिस्कस हुई है कि
जो पहली दुहान है, पहली दुहान मतलब फर्स्ट 4 मिल्क है, सीधे लिखा उसने 4 मिल्क है, शुड नॉट मिक्स विद द रेस्ट ऑफ द मिल्क है, बिकॉज सीधा हमको पता है कि बैक्टीरियल काउंट ज्यादा है और इसीलिए इसको हमको बाकी मिल्क में मिक्स नहीं करना। बाकी मतलब मिडिल मिल्क और स्ट्रिप मिल्क में इसको मिक्स नहीं करना। इसमें फैट परसेंट देखे तो बहुत कम होती है, तो हमको उसका नुकसान नहीं होगा, तो इसलिए हमको बाकी मिल्क में इसको मिक्स नहीं करना। तो इसका आंसर अगर देखें तो इसमें सर्वाधिक संख्या में जीवाणु होते हैं, ठीक है। इट्स कंटेंट हाईएस्ट नंबर ऑफ बैक्टीरिया, और इसीलिए इसको हम बाकी दूध के अंदर मिक्स नहीं करेंगे, ठीक। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि पिछले 15 सालों में 14 बार आ चुका है, मतलब हर साल एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही है। इससे मतलब इस 4 मिल्क से रिलेटेड, और इसको ध्यान रखिएगा इंग्लिश में ही याद रखना है, इंग्लिश में ही याद रखना है, ठीक। 4 मिल्क 99% इसी नाम से आया, ठीक है। हिंदी में ना दिखाई दे, इंग्लिश में देख ले। मान लो हिंदी में ऐसा कुछ नहीं लग रहा, समझ में नहीं आ रहा, इंग्लिश में देख ले, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार या इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आता ही। नेक्स्ट चलें, निम्न में से कौन दूध संगठन को प्रभावित करने वाला कारक है, ठीक है। तो जाति प्रभावित करती है, हमने पढ़ा है कि जैसे गाय एक जाति है, भैंस एक जाति है, भेड़ एक जाति है, बकरी एक जाति। अब अगर मान लो इनसे हमने दूध निकाला तो दूध की मात्रा अलग अलग होगी और दूध का संगठन भी अलग अलग होगा। किसी के अंदर वसा ज्यादा, किसी के अंदर वसा कम, कोई कम दूध देगा, कोई ज्यादा दूध देगा, ठीक है। तो क्या ये दूध को प्रभावित कर रही है जातियां? तो कर रही है, तो ये तो है ही आंसर। फिर नस्ल है, नस्ल भी करेगी। जैसे मान लो गाय की बात करें तो गाय में हमने साहिवाल देखा और सिंधी देखी, ठीक है। दोनों का अगर दूध उत्पादन की बात करें तो इसका ज्यादा है, इसका कम है। अगर वसा की बात करें तो इधर कम और इधर ज्यादा, ठीक। तो दोनों की दोनों गाय की नस्ल हैं, लेकिन अलग अलग नस्ल होने के कारण दूध का उत्पादन और संगठन अलग है। इसका मतलब नस्ल भी प्रभावित करेगी। फिर है भोज्य पदार्थ, तो करना ही है। अरे अच्छा खिलाएंगे ज्यादा दूध देगा, अच्छा नहीं खिलाएंगे कम देगा, ठीक है। तो ये भी प्रभावित करेगा। इसका मतलब तीनों आंसर है, तो आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी या ऑल ऑफ दिस, ठीक। फिर नेक्स्ट, दूध की परिभाषा, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक और इससे भी क्वेश्चन मान के चले आता ही है, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन में अगर देखें तो दूध ग्रंथि के स्राव को कहते हैं। दूध की परिभाषा अगर देखें तो दूध की परिभाषा के हिसाब से दूध जो है वो मेमेरी ग्रंथि का स्राव है, जिसके अंदर 3.25% वसा और 8.5% वसा रहित ठोस होना चाहिए और ये खीस से मुक्त होना चाहिए। ये दूध की परिभाषा, और इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, कि परिभाषा के हिसाब से दूध कौन सी ग्रंथि से निकलता है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मिल्क इज द सेक्रेशन ऑफ, ठीक। तो मिल्क अगर देखें तो मेमेरी ग्रंथि से निकलता है, ठीक। और मेमेरी ग्रंथि को बोला जाता है दुग्ध ग्रंथि, ठीक है। मेमेरी ग्रंथि को बोला जाता है दुग्ध ग्रंथि, मेमेरी ग्रंथि या मेमेरी ग्लैंड, क्लियर। अब दुग्ध ग्रंथि का स्राव अगर देखें तो दूध तो है, हमको पता है, पर क्या कोलेस्ट्रम या जिसको हिंदी में हम बोले खीस, क्या ये भी उसी से आता है? तो ये भी उसी से आता है, मतलब आंसर ये भी है, ठीक। क्या म्यूकस आता है? नहीं आता है। क्या पस आता है? नहीं आता है। तो ये दोनों स्राव मेमेरी ग्रंथि या दुग्ध ग्रंथि के नहीं है, पर ये दोनों हैं। अब ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है कि ए और बी दोनों, ठीक है। अब इस कंडीशन में आंसर क्या लगाएं? तो इस कंडीशन में हमेशा आंसर हमको दूध देना है। अगर मान लो कोई ऑप्शन होता है ए एंड बी, ठीक है, दोनों, तो फिर आंसर ये लगा देते, लेकिन ये आंसर नहीं है। तो इस कंडीशन में पहले हमको चुनना है दूध को और फिर हम चुनेंगे कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो इसका आंसर अगर देखें तो वो आएगा दूध। फिर नेक्स्ट देखें, दुग्ध में किसकी कमी होती है? मिल्क हैज डिफिशियंसी ऑफ, ठीक। बहुत ही हिट क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आता ही है, और ऐसा क्वेश्चन है जो कि मतलब पीएटी, आईसीआर, बीएचयू इनको छोड़कर भी दूसरी एग्जाम्स में भी आता है, ठीक है।
तो बड़ा इंपॉर्टेंट और इस चीज के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आए। तो दूध में अगर देखें तो विटामिन के, ए, डी, ई के हमने पढ़ा है पर्याप्त मात्रा में है, ठीक है। पोटेशियम होता है, सोडियम भी होता है, लेकिन लोहा की अगर बात करें, आयरन की बात करें तो ये कम होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर आएगा लोहा या आयरन। और ये आयरन या लोहा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। वैसे इसके साथ में हमने कुछ और भी देखे, आयरन तो था ही, आयरन के साथ में कॉपर भी था, आयोडीन भी था, और एक साथ में विटामिन सी भी था। ये 4 चीजों की हमने देखा दूध के अंदर कमी है, डिफिशियंसी है, ठीक। इनमें अगर देखें तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज या दूध जो है मेनली जिस चीज में उसकी दिक्कत है वो है आयरन, ठीक। तो अधिकतर जगह आंसर क्या आता है, लोहा या आयरन, या ऑप्शन में जो पूछा जाता है वो लोहा या आयरन ही पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलें, इसी पे क्वेश्चन और देखते हैं। निम्न में से कौन से तत्व दूध में पाए जाते हैं, ठीक। अब इसमें अगर देखें तो ये थोड़ा क्वेश्चन जो है वो जरा घुमाने वाला चीज है। वो पूछ रहा निम्न में से कौन से तत्व दूध में पाए जाते हैं। अब हमने जैसे पढ़ा है कि दूध में आयरन, कॉपर, आयोडीन और विटामिन सी की कमी, ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है कि अचानक दिमाग में आ जाता है कि अच्छा ये चीज दूध में नहीं, आयरन, कॉपर, आयोडीन, विटामिन सी दूध में नहीं, पर एक्चुअल में चारों चीजें दूध में है, ठीक। हमने क्या बोला, इनकी कमी है। कमी का मतलब ये नहीं होता है कि अब्सेंट है, कमी का मतलब है कम है जरूर लेकिन कम है, ठीक। तो पूछ रहा है कि कौन से दूध में पाए जाते हैं, तो लोहा पाया जाता है, हाँ। कॉपर पाया जाता है, हाँ, ठीक है। मैग्नीशियम पाया जाता है, तो आंसर क्या आएगा, उपरोक्त सभी। उसने ये नहीं पूछा है, ये नहीं पूछा है कि कौन सी चीज जो है वो दूध के अंदर कम होती है, वो पूछ रहा है कौन सी होती है। तो तीनों ही चीजें दूध में होती है, और इसीलिए आंसर अगर देखें तो वो आएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, ठीक। एग्जाम में जल्दी जल्दी में समझ में नहीं आती, तो ये और ऐसे जो भी क्वेश्चन हो उनको थोड़ा अच्छे से हमको पढ़ना, ठीक। तो इसका आंसर अगर देखें तो आएगा उपरोक्त सभी, ठीक। ऐसे ही अब एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन दूध में उपस्थित नहीं होता है, ठीक। अब यहां पर जो है थोड़ा दिमाग हमारा चकराएगा, क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा कि विटामिन सी की दूध में कमी है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारी बातचीत हुई कि ये चीजें दूध में कम है लेकिन है। अब यहां क्या पूछा, कौन सा उपस्थित नहीं होता है, ठीक। क्या थायमिन होता है, होता है, ठीक है। क्या विटामिन B12 है, ये भी होता है। क्या राइबोफ्लेविन मतलब B2 होता है, ठीक है, तीनों ही होते हैं। क्या विटामिन सी होता है, तो विटामिन सी भी होता है। अब आंसर क्या दें, क्योंकि उसने पूछा है उपस्थित नहीं होता है, तो इस कंडीशन में हमको मानना है कि विटामिन सी दूध के अंदर उपस्थित नहीं होता है, दूध में इसकी कमी, ठीक है। तो ये एक चीज ध्यान रखना, थोड़ा सा मैं क्लास में बता चुका हूं, मैं आज और फिर बोल रहा हूं कि अगर पूछे क्वेश्चन कि दूध में विटामिन सी होता है या नहीं होता है, तब तो आंसर ये आएगा कि होता है। पर कहीं ऐसा पूछ ले कि कौन सा नहीं होता है, तो फिर विटामिन सी नहीं होता। होता है या नहीं होता है, होता है, कौन सा नहीं होता है, तो विटामिन सी नहीं होता। इसका रीजन भी मैंने बताया है कि ये दूध में होता है पर हीट सेंसिटिव है, ताप संवेदनशील है। जैसे ही दूध को हम गर्म करते हैं वैसे ये विटामिन उसमें से गायब हो जाता है। मतलब कब तक रहेगा, जब तक दूध को गर्म नहीं करेंगे। अब दूध का उपयोग अगर हमको करना है तो हम तो उसको गर्म करके ही उपयोग करेंगे, और जब गर्म करेंगे ये गायब हो जाएगा, और ये गायब हो जाएगा तो हमको नहीं मिलेगा। तो हमारे हिसाब से ये नहीं, पर एक्चुअल में दूध में तो था। अगर दूध की बात करें तो उसमें तो था, लेकिन हमारे लिए नहीं। तो इसीलिए क्वेश्चन है कि उपस्थित नहीं होता है, तो हमारे हिसाब से विटामिन सी नहीं होता, ठीक है। पर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि होता है कि नहीं होता है, तो होता है। तो आंसर इसका देखें तो विटामिन सी, ठीक है। नेक्स्ट है दुग्ध वसा, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से भी क्वेश्चन आते ही रहते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन अगर देखें तो सबसे पहला दूध में उपस्थित वसा होता है। अब दूध में वसा अगर देखें तो हमने पढ़ा है कि वो इमल्सन या फिर पायस के रूप में होती है, ठीक है। ठोस विलयन के रूप में नहीं है, कोलाइडल नहीं है,
कोलाइडल या हिंदी में बोले तो कलील, ठीक है, तो नहीं है। घुलित विलयन सॉल्यूशन फॉर्म में, ठीक है, नहीं है। सॉल्यूशन फॉर्म या इसको बोलो सॉल्युबल फॉर्म में, ठीक है, सॉल्यूशन या सॉल्युबल फॉर्म। सॉल्युबल फॉर्म मतलब घुलनशील रूप में, तो घुलनशील नहीं है, ठीक है। वसा हमको पता है कि नहीं घुलती, वो सिर्फ ईथर में घुलती है, इसके अलावा कहीं पर भी नहीं घुलती, ठीक है। तो इसलिए ये जो फॉर्म है जिसमें वसा नहीं घुलती है उसको हम बोलते हैं पायस या इमल्शन। क्लियर है? तो दूध में अगर वसा देखे तो वो होगी पायस या इमल्शन। कलील या कोलाइड रूप अगर देखे तो ये घुलनशील रूप है। कलील या कोलाइड घुलनशील रूप है, ठीक है। ये अलग बात है कि पूरी तरह घुलता है या नहीं घुलता है, लेकिन है घुलनशील रूप। लेकिन वसा अघुलनशील वो है पायस या इमल्शन, तो इसलिए इसका आंसर आएगा पायस या इमल्शन, ठीक। चल नेक्स्ट चलें। दूध का संगठन निम्न के अनुपात के साथ बदलता है, ठीक है। फिर संगठन की बात हुई है और वो पूछा है कि किसके साथ बदलता है। तो आइसोब्यूटेरिक अम्ल और ब्यूटेरिक अम्ल हो सकता था पर ये नहीं, ठीक है। ब्यूटेरिक अम्ल हमने बोला ये हो सकता है पर ये नहीं है। एसीटेट है, प्रोपेनेट है, ठीक। कहीं हमने पढ़ा होगा कि रोमेन में या रोमन थीका में फर्मेंटेशन के बाद में एक बनता है एसिटिक एसिड, एक बनता है प्रोपेनिक एसिड, ये दो एसिड बनते हैं, ठीक। ये अगर देखें तो दूध में वसा या फेट जो है उसको कंट्रोल करता है, मतलब उसको बढ़ाने या घटाने के लिए एसिटिक एसिड जिम्मेदार है। और यह अगर देखें तो ये दूध बढ़ाने या घटाने के लिए जिम्मेदार, ठीक है। मतलब दूध और दूध का संगठन ये दोनों किसके ऊपर निर्भर हो गए, एसिटिक एसिड और प्रोपेनिक एसिड के ऊपर। क्लियर? तो इन दोनों का अनुपात जो है वो किसको निर्धारित करेगा, वो करेगा दूध का संगठन या कंपोजिशन ऑफ मिल्क। अगर ये अनुपात चेंज हुआ तो फिर कंपोजिशन में भी चेंज आएगा, ठीक। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, एसिटिक एसिड एंड प्रोपियोनिक एसिड, या एसिटेट और प्रोपियोनेट दोनों एक ही बात है, थोड़ा सा आगे चल के चेंज हो सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट चले। भैंस के 100 ग्राम दूध से औसतन कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो भैंस के 100 ग्राम दूध से हमने पढ़ा है 100 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा जैसे हमारी डिस्कस हो चुकी है, फिर भी वैसे 75 किलो कैलोरी गाय के दूध से मिलती है, ठीक है, और 100 किलो कैलोरी भैंस के दूध से मिलती है, ठीक। एक और चीज है, 1 किलो कैलोरी बराबर होता है 1000 कैलोरी। 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी होता है। अब यहां पर हमने कहा गाय के दूध से 75 किलो कैलोरी और भैंस के दूध से 100 किलो कैलोरी, मतलब अगर इसको कैलोरी में कन्वर्ट करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 लाख कैलोरी, ठीक। पर यहां आंसर देखें तो क्या दिया, 100 कैलोरी दिया, बस आना चाहिए 1 लाख कैलोरी। तो ध्यान रखना दूध के अंदर जैसे मान लो ये चारों ही ऑप्शन हमको दिए हैं कैलोरी, तो इस कंडीशन में आंसर हम क्या देंगे, जो है एक्चुअल में वो आंसर दे देंगे। 100 है या 75 है, गाय का पूछता तो आंसर लगा देते 75 किलो कैलोरी, भैंस का पूछा है इसलिए 100 किलो कैलोरी, सॉरी 100 कैलोरी, ठीक है। तो यहां पर हमको कंफ्यूज नहीं होना है कि 75 किलो कैलोरी एक्चुअल में आंसर होना चाहिए या 100 किलो कैलोरी एक्चुअल में आंसर होना चाहिए। पर यहां तो कैलोरी दिया है तो आंसर लगाए या ना लगाए, तो आंसर लगाना ही। कहीं ऐसा होता कि एक आधी ऑप्शन इधर ये किलो कैलोरी, ये किलो कैलोरी, ये दोनों के दोनों कैलोरी, ठीक। तो इस कंडीशन में फिर आंसर नहीं देते, फिर ये आंसर लगा देते, क्योंकि दोनों ही यहाँ पर इकाई या यूनिट दे रखी है, किलो कैलोरी भी दी और कैलोरी भी दी, तो इस कंडीशन में फिर गड़बड़ हो जाए, ठीक। तो ध्यान रखिएगा मिल्क के अंदर अगर चारों ऑप्शन किलो कैलोरी में है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और चारों ऑप्शन कैलोरी में है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मान लो तीनों ऑप्शन दे रखे और चौथा नन दे रखा है तो भी हमको ये वाला आंसर नहीं लगा। हमको जैसे गाय के दूध का पूछा है, ठीक है, और ये अगर नहीं दिया है, ठीक है, सिंपल हमको 75 किलो कैलोरी दिया है और गाय के दूध का पूछा है, ठीक है। अब मान लो फोर्थ ऑप्शन अगर देखें तो उसने दे दिया है नन या इनमें से कोई नहीं, तो भी हमको आंसर ये ही लगा, ठीक है। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें।
नेक्स्ट है प्रोटीन, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है, भैंस के दूध में केसिन की मात्रा गाय के दूध की तुलना में होती। तो अगर हम देखें तो भैंस के दूध में 3% और गाय के दूध में 2.5% केसिन होता है। अब वो पूछ रहा है भैंस के दूध में केसिन की मात्रा गाय के दूध की तुलना में तो ज्यादा होती है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, ज्यादा होती है, इज हायर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में अधिकांश नाइट्रोजन किसमें होती है। अब दूध में अगर अधिकांश नाइट्रोजन की बात करें तो वो होती है केसिन के अंदर। किसमें होती है, केसिन, ठीक है। केसिन में अगर हम देखें तो इसके अंदर 16% नाइट्रोजन, और ये 16% अगर देखें तो ये है 80% ऑफ टोटल नाइट्रोजन प्रेजेंट इन मिल्क। दूध में उपस्थित 80% नाइट्रोजन, ये जो 16% है कितना है, दूध की 80%, जितनी भी दूध में नाइट्रोजन है उसका 80% कहाँ है, केसिन के अंदर। तो अधिकांश नाइट्रोजन कहाँ मिली हमको, केसिन के अंदर। मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन इन मिल्क इज फाउंड एज केसिन, ठीक। इसके अलावा जो 20% बचा है वो 20% में अगर देखें तो एल्बुमिन भी है, ग्लोबुलिन भी है, और नॉन प्रोटीन या नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनियस सब्सटेंस भी। ये तीनों मिलकर कितना है, 20%, बाकी 80% नाइट्रोजन है केसिन। फिर नेक्स्ट, इम्यूनोग्लोबुलिन में प्रचुर होता है, ठीक है। तो यह पूछ रहा है इम्यूनोग्लोबुलिन, और इम्यूनोग्लोबुलिन अगर देखें तो प्रतिरक्षा के लिए, ठीक। और ये अगर ज्यादा देखें तो किसमें है, नववस्त्र। नववस्त्र मतलब कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम मतलब खीस। तो खीस में ज्यादा क्या चीज है, इम्यूनोग्लोबुलिन या ग्लोबुलिन, और जो कि प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार, ठीक। ये अभी कुछ पिछले 2 सालों से थोड़ा नाम चेंज कर दिया, नव स्तन्य बोला, ठीक है। इसी को वो बोलता है नवदूत, नवदूत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो नवदूत, नव स्तन्य, इसी को ही बोला जाता है खीस, ठीक। चलो अब इसमें अगर देखें तो जो केसिन है, ठीक है, इसका आंसर अगर देखें तो आंसर आएगा नवस्तन्य। इसमें जो केसिन है, केसिन के ऊपर से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। पिछले 2-3 सालों से अगर देखें तो कंटिन्यू उसके ऊपर से क्वेश्चन वो एग्जाम में पूछ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना, केसिन को जो है हमको अच्छे से करना। वैसे पूरी तीनों की तीनों प्रोटीन जो है वो इंपॉर्टेंट है, और बार बार उनके ऊपर से क्वेश्चन भी आते हैं। मतलब तीनों प्रोटीन को मिला दे तो 99% चांस है कि वो एग्जाम में या पीटी में क्वेश्चन उसके ऊपर आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है वही गाय के दूध में केसिन का परसेंट, ये भी एग्जाम में पूछा है। तो अभी हमारी बातचीत हुई है गाय के दूध में केसिन का परसेंट है 10, ठीक। तो केसिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखें। फिर दूध में केसिन किस अवस्था में पाया जाता है, फिर वही क्वेश्चन, ठीक है। और केसिन अगर देखें तो प्रोटीन, और प्रोटीन अगर देखें तो दूध में होती है कलील के रूप में, ठीक है। केसिन अगर देखें तो दूध में उपस्थित है कलील, या जिसको हमने बोला है फोलाइट के रूप में, ठीक। ये है वसा, ठीक। ये है लैक्टोज, सत्य घोल। दूध में लैक्टोज सत्य घोल के रूप में, वसा पायस या इमल्शन के रूप में, इसी को इंग्लिश में बोला सत्य घोल, तो ट्रू सॉल्यूशन के रूप में, ठीक है। अंशतः कलील और अंशतः सत्य घोल, ये है खनिज या मिनरल्स। मिनरल्स अगर देखें तो अधिकतर मिनरल्स जो है वो सत्य घोल या ट्रू सॉल्यूशन के फॉर्म में होते हैं, पर कुछ जो है वो कलील के फॉर्म में भी होते हैं। मतलब कुछ अगर देखें तो सत्य घोल का मतलब है पूर्ण घुलनशील, पूर्ण घुलनशील, ठीक है। कलील अगर देखें तो यह है अंशतः घुलनशील या अपूर्ण घुलनशील, और अगर पायस देखें तो यह है अघुलनशील, अघुलनशील। तो 3 चीजें हैं, एक तो अघुलनशील है पूरी तरह, एक थोड़ा सा घुलने लग गया, और तीसरा पूरा घुल गया, ठीक है। पायस अघुलनशील, कोलाइड अपूर्ण घुलनशील,
और सत्य घोल या ट्रू सॉल्यूशन पूर्ण घुलनशील। वसा, प्रोटीन, लैक्टोज। ठीक, इधर ये दोनों मतलब कोलाइड और सत्य घोल खनिज, और ये दोनों एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन। एल्बुमिन और ग्लोबुलिन की अगर बात करें तो ये दोनों के दोनों प्रोटीन गर्म करने से स्कंदित हो जाते हैं। ठीक, प्रोटीन है तो दूध में कोलाइड के फॉर्म में होगी, लेकिन गर्म करने के बाद में इनकी ये जो नेचर है, ये जो प्रकृति ये खत्म हो जाती है और वो आ जाते हैं पायस के रूप में। ठीक है, कोलाइड हमने बोला है घुलनशील है, अपूर्ण घुलनशील पर घुलन थोड़ा बहुत घुलता है, लेकिन पायस के था अघुलनशील रूप। तो इसलिए गर्म करने से एल्बुमिन और ग्लोबुलिन की घुलनशीलता खत्म हो जाती है और वो आ जाते हैं पायस इमल्शन या अघुलनशील रूप। अब नेक्स्ट है लैक्टोज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पीएटी, आईसीआर, बीएचयू सभी में। ठीक है, अब इसमें देखें क्वेश्चन, दुग्ध शर्करा बना होता है। ये अभी कुछ सालों से, पिछले कुछ सालों से, 2-3 सालों से पीएटी में भी आया है, आईसीआर में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया। ठीक है, तो अगर हम दुग्ध शर्करा की बात करें तो दुग्ध शर्करा बनी हुई है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ये दो शर्कराओं ने मिलकर बनाया लैक्टोज को। इसमें हम लेते हैं 1 मॉलिक्यूल या एक अणु ग्लूकोज का और एक अणु गैलेक्टोज। ये दोनों मिलकर बनाते हैं लैक्टोज, और लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है। डाई मतलब दो, तो एक एक मिले तो दो बन गए। ठीक है, तो ये डाइसैकेराइड है और ये बना है ग्लूकोज व गैलेक्टोज। ठीक, ये दूध के अंदर उपस्थित है। जब दूध को हम पीते हैं तो दूध जो है पेट में जाकर वापस ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूट जाता है और वापस तोड़ने का काम करता है लैक्टेज एंजाइम। ठीक, तो लैक्टेज क्या करेगा, इन दोनों को आपस में तोड़ देगा या लैक्टोज को तोड़कर दोनों को अलग कर देगा। क्लियर? चलो, ये क्वेश्चन अभी कुछ सालों से रेगुलर आ रहा है। दुग्ध शर्करा किस नाम से जाना जाता है? ये भी बड़ा हिट क्वेश्चन है भैया। ठीक है, दुग्ध शर्करा को किस नाम से जाना जाता है? निम्न में से कौन सी दुग्ध शर्करा है? ठीक, शर्करा है तो उसको हम कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं। तो दुग्ध कार्बोहाइड्रेट किसको कहा जाता है? ठीक है, तो वो है लैक्टोज। तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर है ये, और ये बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन। ठीक, जैसे लैक्टोज के ऊपर पिछला क्वेश्चन जो है वो बीएचयू, आईसीआर, पीएटी में तीनों में आ रहा है, वैसे ये क्वेश्चन भी बहुत बार आईसीआर, पीएटी और बीएचयू में पूछा गया। ठीक, तो दुग्ध शर्करा अगर देखें तो वो है लैक्टोज। नेक्स्ट, खीस। खीस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है। इससे अभी थोड़ी देर पहले हमने एल्बुमिन और ग्लोबुलिन में देखा था, एमिनो ग्लोबुलिन। ठीक, तो वही क्वेश्चन एक तरह से खीस से ही था। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जैसे ये पूछा गया है, नव स्तन्य कोलेस्ट्रम में अपूर्ण होता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि नव स्तन्य या कोलेस्ट्रम किस चीज में अपूर्ण है। ठीक, तो विटामिन ए अच्छा खासा है, हमने कहीं पढ़ा है कि ये अगर देखें तो एक तरह से केरोटीन में है फॉर्म में, और केरोटीन अगर देखें तो सामान्य दूध की तुलना में खीस के अंदर 9 गुना है। तो अगर ये देखें विटामिन ए तो ये तो बहुत अधिक है। विटामिन ए भी है, विटामिन डी भी है, विटामिन B12 भी है, क्योंकि ये सारे के सारे अगर देखें तो दूध के अंदर उपस्थित है। ये भी दूध के अंदर है, पर खीस में इसकी कमी होती है। विटामिन के खीस के अंदर कम है, बाकी सारे के सारे अगर देखें तो खीस में ज्यादा है। ठीक है, खीस में उपस्थित है, तो इसका आंसर आएगा विटामिन के। फिर नेक्स्ट, प्रसव के 3 से 4 दिन बाद तक आयन से निकले स्राव को कहते हैं। ठीक है, अब प्रसव से 3 से 4 दिन बाद तक, ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाली चीज है, तो इसका ध्यान रखिएगा। 3 से 4 दिन बाद तक, अब दिमाग में क्या है कि 3 से 4 दिन बाद, तो 3 से 4 दिन बाद तो दूध मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस चक्कर में आंसर क्या लगा देते हैं? दूध। पर भैया थोड़ा इसको पढ़ें, मान लो आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा, तो इतना ले लें बस, 4 दिन बाद तक क्या मिलेगा? तो 4 दिन बाद तक तो खीस मिलेगा। किसके? प्रसव के। प्रसव के 4 दिन बाद तक क्या मिलेगा? तो खीस मिलेगा। ठीक है, हो सकता है कि थोड़ा रेंज में दिया इसलिए हमारे दिमाग में डाउट आ रहा हो, लेकिन अगर इस टाइप का हो तो इतने को जो है वो खत्म कर दो। ठीक है, और इतने से ही उसको पढ़। ठीक,
इसमें भी मान लो ये नहीं होता तो भी किस आंसर आता है, लेकिन मान लो अगर ये होता, अगर ये होता, ठीक है, और ये नहीं होता तो आंसर दूध आ जाता कि प्रसव के 3 से 4 दिन बाद आयन से निकले स्राव को क्या कहते हैं, तो फिर हम कहेंगे दूध। लेकिन इसने तक लगा दिया है, इस कंडीशन में आंसर आएगा खीस। ठीक, चलो नेक्स्ट है विभिन्न पशुओं के दूध का संगठन। दूध के संगठन के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है पिछले 4 से 5 सालों, ठीक है, जितने जितने अभी हमने टॉपिक देखे हैं दूध के संगठन के अंदर, उसमें उतने टॉपिक में से जितने क्वेश्चन आए उतने क्वेश्चन अकेले इसमें से आए। अलग अलग पशुओं के दूध के अंदर पानी, वसा, प्रोटीन, लैक्टोज और खनिज, ठीक, इनकी मात्रा अलग अलग पशु के दूध में कितनी होती है, किसमें ज्यादा किसमें कम है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए और पिछले कुछ सालों से कंटिन्यू आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दूध का संगठन, अलग अलग पशु के दूध का संगठन हमको अच्छे से याद करना है। साथ में कौन सा दूध का अवयव किस पशु के दूध में ज्यादा है, कौन सा दूध का अवयव किस पशु के दूध में कम है, ठीक है, कौन किस में जो है टॉपर है, ये हमको अलग अलग याद रखना है। ठीक, चलो अब इसमें क्वेश्चन अगर देखें तो जैसे ये पूछा है भैंस के दूध में वसा कितने प्रतिशत होती, अब हमको पता है 6.6% होती, तो आंसर आएगा इसका 6.6। ये क्वेश्चन पूछे हैं। दूध में औसत जल का प्रतिशत होता है, तो हमने पढ़ा है कि दूध में 87%, 87% वाटर होता है, बाकी 13% देखे तो सॉलिड है। गाय के दूध में प्रोटीन कितना प्रतिशत है, ये भी हमने पढ़ा है, ठीक है, 3.4% गाय के दूध में प्रोटीन होता है। ठीक, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। फिर है किस जानवर के दूध में अधिकतम वसा प्रतिशत, तो दुनिया में अगर देखें तो सबसे ज्यादा वसा डॉल्फिन के दूध में होती है। ठीक, पर इसमें शायद ऑप्शन है नहीं, तो आप सेकंड पर जाएंगे, और सेकंड अगर देखें तो सेकंड पर है एलिफेंट। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या आएगा, एलिफेंट या हाथी। फिर नेक्स्ट, भेड़ के दूध में प्रोटीन प्रतिशत, तो भेड़ के दूध में अगर हम प्रोटीन देखें तो प्रोटीन होता है 6.7%, ठीक है, 8.6% है फैट या वसा और यह है प्रोटीन। ठीक है, लैक्टोज कम होता है, 4.3% है इसके अंदर लैक्टोज। ठीक, और खनिज अगर देखें मिनरल्स तो वो अच्छे खासे होते हैं 1%। ये भी देखें तो एक तरह से सबसे ज्यादा है, रेनडियर के बाद में सबसे ज्यादा मिनरल्स शिप मिल्क है या भेड़ के दूध में। ठीक, तो प्रोटीन है 6.7। अब इसमें ऑप्शन के हिसाब से देखें तो बाकी सब तो कम है, एक ही ज्यादा है 6%, तो आंसर आएगा 6%। फिर चले नेक्स्ट, मानव दूध में जल की मात्रा होती है, तो मानव दूध में जल की मात्रा 87.43% है। ठीक, एक और ऑप्शन हमने देखा है 87.7%, ये भी होता है, पर जब भी ऑप्शन में ये दिखाई दे तो आगे से आंसर हमको यही लगाना, 87.43। ठीक है, ये अगर ऑप्शन में दिखाई दे तो आंसर यही होगा, बाकी ये ना दिखाई दे तो फिर इसको मानना है 87.7% और इसी के आसपास का हमको आंसर लगाना। फिर नेक्स्ट, वसा की उच्च मात्रा किसके दूध में, एक बार फिर रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, और हमने पढ़ा है कि हथनी में तो ज्यादा ही है, पर उससे ज्यादा डॉल्फिन है, पर डॉल्फिन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर क्या आएगा, हाथी या हथनी। ठीक, फिर है भैंस के दूध में जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो भैंस के दूध में वैसे अगर हम देखें तो 84.5% के आसपास होती है, 84.5% के आसपास उसके अंदर अगर देखें तो पानी होता है। क्लियर, पर ऐसे अगर देखें तो एवरेज एक तरह से ये हो गया, लेकिन इसके आसपास अगर देखें या इसके बाद में ऑप्शन में अगर 83 हो तो आंसर हमको 83 लगा। अगर यहां देखें तो 85 इसके ज्यादा नजदीक, 83 ज्यादा दूर, पर ध्यान रखिएगा पहला आंसर तो यही है, और अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर दूसरे नंबर पर आंसर यही लगा। ठीक, ये क्वेश्चन भी अभी अभी कुछ सालों में 2-3 बार रिपीट हुआ है। फिर नेक्स्ट देखें, गाय के दूध में टोटल सॉलिड,
ठीक है, गाय के दूध में टोटल सॉलिड मतलब कुल ठोस। तो गाय के दूध में कुल ठोस अगर देखें तो 13.6%। पर अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो फिर हमको 13% ढूंढना है। ठीक, पहले तो ये आंसर आएगा, ये नहीं है तो फिर ये आंसर आएगा। ठीक, तो यहाँ पर अगर देखें तो 13 है, अगर मान लो 13.6 होता तो आंसर वही होता, लेकिन वो नहीं है तो फिर 13 लगाना। अब इसमें भी अगर देखें तो 13.6 से 14 ज्यादा पास में, 13 दूर है, लेकिन आंसर 13 ही आएगा। ठीक, तो यहां अगर देखें तो जैसे अभी हमने भैंस के दूध की बात की, बफेलो मिल्क की, तो बफेलो मिल्क में अगर देखें तो टोटल सॉलिड सॉरी वाटर अगर देखें पानी, तो हमने देखा 83%। ठीक है, टोटल सॉलिड्स की अगर बात करें तो गाय के दूध में अभी हमने देखा, गाय के दूध में हमने देखा कि टोटल सॉलिड्स 13%। ठीक, अगर मान लो 83% पानी है तो टोटल सॉलिड 17%, और अगर मान लो 13% टोटल सॉलिड्स है तो 87% वाटर। तो ध्यान रखिएगा, भैंस के दूध में वाटर 83, टोटल सॉलिड 17, गाय के दूध में वाटर 87 और टोटल सॉलिड्स 13%। पर इसके पहले यहाँ पर 84.5 और यहाँ पर 16.5, ये पहले नंबर पर है, पहले आंसर यही देना है। ये ना मिले तो फिर ये इधर भी 86.6 और 13.6 ये पहले पर है। ठीक है, ये ना दिखे तो फिर आंसर देंगे ये। ठीक, तो आंसर 13%। फिर नेक्स्ट चले। ठीक है, तो ये है आज के लिए इतना, जिसके अंदर हमने 2 चैप्टर कवर किए हैं, एक तो दूध का उत्पादन और दूसरा दूध का संगठन, कंपोजिशन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, ये 2 चैप्टर आज हमने कवर किए हैं, और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनके अंदर से क्वेश्चन एग्जाम में पिछले कुछ सालों से बार बार आ रहे हैं, तो वो टॉपिक्स हमने देख लिए और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको बोल चुका हूं कि आपके पास में है, लेकिन इन टॉपिक से रिलेटेड जहां से भी क्वेश्चन मिले वो क्वेश्चन हमको अच्छे से करना ही है। ठीक है, दूध के संगठन में अधिकतर जो है आंकड़े या डेटा ही पूछे गए हैं, तो हमको ज्यादा जोर आंकड़े या डेटा पर ही देना है। अलग अलग पशु के दूध में अलग अलग दूध के अवयव या मिल्क के कंपोनेंट्स की मात्रा या क्वांटिटी हमको याद करना ही है। ठीक है, ये पिछले कुछ सालों का ट्रेंड है, आगे भी जैसा चल रहा है उसके हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे भी शायद ये ट्रेंड जारी रखेगा। ठीक, तो ऐसे चांस है, बाकी ऊपर वाला जानता है। ठीक है, वो हमको नहीं पता है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि आगे भी शायद वो ट्रेंड ये लागू करेगा। ठीक है, तो इनको हमको जोड़ देना है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी चीजों को छोड़ देना, बाकी चीजों को भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, उनको भी हमको पढ़ना है, लेकिन ज्यादा जोर देके इन चीजों को पढ़ना है जो यहाँ पर बताई जा रही है। ऐसा ना हो कि सिर्फ इन्हीं को पढ़ा जाए और बाकी को छोड़ दिया जाए। ऐसा अगर हुआ तो कहीं मान लो काया पलट हो गया तो हमारा पूरा का पूरा काम खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा जोर इन चीजों पर देना है, बाकी जो है दूसरी चीजें भी हमको फोरी फोरी पढ़ते रहना। ठीक, तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।